चलिए शुरू करते हैं आज से एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं इसका नाम और नंबर लिख देता हूं, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। अब ये है क्या, पहले तो मैं आपको इसका ना एक थोड़ा सा परव्यू देता हूं कि भैया ये स्टैंडर्ड क्या बताने वाला है आपको, फिर क्या क्या हम पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, नाम से पता लग रहा है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे आपने मान लो किसी से लोन लिया, अब लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस इंटरेस्ट की अकाउंटिंग क्या होगी, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या किसी एसेट के अंदर कैपिटलाइज होगा, ये स्टैंडर्ड बताएगा। ये स्टैंडर्ड बेसिकली डील करता है कि किस केस में आप जो बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर करी है, इंटरेस्ट कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो, वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन पे स्पेसिफिक गाइडेंस स्टैंडर्ड के अंदर है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। चलो, अब अगर मैं इस स्टैंडर्ड के स्कोप की बात करूं, मतलब इस स्टैंडर्ड की बात करूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हम डील करेंगे वो हम डील करेंगे कुछ डेफिनेशंस को, जहां पर मैं आपसे क्वालिफाइंग एसेट की बात करूंगा और बोरोइंग कॉस्ट की बात करूंगा कि ये दोनों का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, पहले ये समझते हैं। फिर हम बोलेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करना है और कब उसे P&L में चार्ज ऑफ करना है। मतलब जो आपने लोन पे इंटरेस्ट वगैरह दिया है, लीज वगैरह पे कोई फाइनेंस चार्जेस दिया है फाइनेंस लीज पे, तो उसको कब आप कैपिटलाइज करोगे, कब आप चार्ज ऑफ करोगे, उसके ऊपर बात करूंगा। देन हमारे पास मल्टीपल तरीके की बोरोइंग हो सकती है, जैसे एक हो सकती है आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होती है जनरल बोरोइंग। तो इन दोनों पे बात करेंगे और इन दोनों के केस में किस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन करते हैं उसकी बात करेंगे। यहीं पे ही अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बचता है वो आ जाता है, जैसे आप कब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, कब सस्पेंड करते हैं, कब उसे सीज करते हैं। तो आई राइट इट अदर टॉपिक्स, इसके अंदर और छोटी मोटी बातें हम कर लेंगे, जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल नहीं है, और भी अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आता है जी डिस्क्लोजर्स, कि AS 16 की डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट है। बस छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं, इतनी सी कवरेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर प्रैक्टिकल पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, स्पेसिफिक और जनरल बोरोइंग से। MCQ या कोई छोटी मोटी केस स्टडी पूछना चाहता है तो कहीं से भी पूछ लेगा, वो उसके ऊपर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ आती है। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशंस के साथ पहले, जहां पर इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये दोनों क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, देखिए AS 16 ये कहता है कि कब हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए बोरोइंग कॉस्ट को सिर्फ इंटरेस्ट मानो, कि जो अगर आपने लोन लिया है तो उस पर जो आपने ब्याज दिया है वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट होती है। हाउएवर आई ट्राई, मे बी इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द एंटायर बोरोइंग कॉस्ट की बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर मैं इस स्टैंडर्ड का बेसिक परव्यू की बात कर लूँ एक छोटी सी, दिस स्टैंडर्ड डिफाइन व्हेन कैन बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट लिख लो, ब्रैकेट में चाहो तो इंटरेस्ट लिख लो, कैन बी कैपिटलाइज्ड इन एसेट। ठीक है, वो कहते हैं कि कब आप कैपिटलाइज कर सकते हो मैं बता दूंगा। इसके अलावा हर बार आपको उसे P&L में डालना पड़ेगा। तो बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट होगा या तो P&L में जाएगा एज अ फाइनेंस कॉस्ट या कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट की अगर आप अकाउंटिंग की बात करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट मतलब अगर आप इंटरेस्ट के एक्सपेंस की अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो इट कैन बी टू थिंग्स, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा एज फाइनेंस कॉस्ट, मतलब खर्चा बन जाएगा, चार्ज ऑफ हो जाएगा, इसको कहा जाता है P&L में चार्ज ऑफ होना, चार्ज ऑफ हो जाएगा, या एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। बस, तो हमें समझना है सिर्फ एसेट में कब कैपिटलाइज कर सकते हो, क्योंकि जब कैपिटलाइज नहीं कर सकता तो P&L में ही जाएगा। सिंपल है बात, या तो P&L में जाएगा, एसेट कैपिटलाइज होगा। सिर्फ ये समझना है कि एसेट में कब कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते कैपिटलाइज तो आपको उसे P&L में ही डालना पड़ेगा एज अ खर्चा। ठीक है, चलो, अब एसेट में कब कैपिटलाइज कर सकते हैं उससे पहले आपको एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है मेरे दोस्त क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्यों क्वालिफाइंग एसेट समझना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वही कैपिटलाइज करना अलाउ करता है, इसके अलावा कुछ अलाउ नहीं करता। तो पहले समझते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, फिर समझते हैं बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, और फिर समझते हैं कब कैपिटलाइज कर सकता हूं। देखिए,
क्वालिफाइंग एसेट अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोल दूं तो कोई भी ऐसा एसेट जिसको बनने में 12 महीना या उससे ज्यादा लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। एक लाइन में मैंने क्लोज कर दी डेफिनेशन। कोई भी ऐसा एसेट जिसको बनने में, मैंने कहा एसेट, ये नहीं बोला इन्वेंट्री या इंटेंजिबल एसेट या पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये नहीं बोल रहा, कोई भी एसेट जिसको बनने में 1 साल या उससे ज्यादा लगता है उसे क्वालिफाइंग एसेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई मशीनरी बना रहा हूं, मशीनरी बनाने में मुझे 2 साल लगेगा, वो मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट होगा। ऑन द अदर साइड मान लो मैं कोविड की वैक्सीन बना रहा था, मेरे को वैक्सीन बनाने में 1.5 साल लग गया, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगा? बिल्कुल होगा। मैं मान लो, मैं बोलना नहीं चाहता बट ठीक है चलो, मान लो मेरा अल्कोहल का बिजनेस है, ऑल्दो नहीं है मेरा, बट मान लो मेरा अल्कोहल का बिजनेस है और अल्कोहल में मैं वाइन बनाता हूँ। अब वाइन को बनाने में 1, 2, 3 साल लग जाता है आराम से, क्योंकि वाइन बना के रखी जाती है, प्रिजर्व करी जाती है लंबे समय तक, उसके बाद वो तैयार होती है। अब वाइन बनाने में मुझे 1-2 साल लग गया, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगा? बिल्कुल होगा। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसको बनने में 12 महीना या उससे ज्यादा लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। बस अगर इतनी लाइन याद है ना, आप कभी भी क्वालिफाइंग एसेट को पहचान लोगे। तो मैं ये लिख देता हूं आपके लिए, ये स्टैंडर्ड की लैंग्वेज नहीं है, ये बता दूं, ये मेरी लैंग्वेज है, सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया बस। एनी एसेट, एनी एसेट, अब एसेट कोई भी हो सकता है, इट कैन बी इन्वेंट्री, इट कैन बी आपका पीपीई, इट कैन बी इंटेंजिबल एसेट, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट कैन बी एनी एसेट। एनी एसेट ब्रैकेट में चाहो तो बाद में लिख देंगे चलो, which takes 12 months or more to get ready for intended use or sale। अभी स्टैंडर्ड में क्या डेफिनेशन है वो भी कराऊंगा, पहले आपको ये समझ आ जाए क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी कर लेना। कोई भी ऐसा एसेट जिसको रेडी होने में, मतलब मान लो मुझे उसे बेचना है, बेचने के लिए तैयार होने में 12 महीना या उससे ज्यादा लगे, या मुझे उसे यूज करना है उसमें उसे 12 महीना या उससे ज्यादा लगे, वो आपका क्या होगा भाई? क्वालिफाइंग एसेट होगा। अब ये एसेट में क्या क्या आता है दोस्त? एसेट के अंदर पीपीई भी आ सकता है, एसेट इंक्लूड्स पीपीई, एसेट इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट, एसेट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स ऐसा लैंड, बिल्डिंग या बोथ जो आपने रेंटल के लिए रखा है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है, ये हमने पीपीई में बात करी थी, करेक्ट, और AS 13 में भी बात करी हुई है इसके ऊपर, और इसके अंदर इन्वेंट्री भी आ जाता है। ठीक है सर, बाकी एसेट नहीं आएंगे क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा? भाई इन्वेस्टमेंट को रेडी होने में कोई टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट तो शेयर से खरीद लिए, रेडी तो था। कैश को रेडी होने में कोई टाइम लगता है? नहीं। डेटर को कोई रेडी होने में टाइम लगता है? नहीं। डेटर से पैसे आएंगे, डेट से डिफरेंट थिंग, जब भी आएंगे, बट वो आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो वैसे भी स्टैंडर्ड अलग से मना कर देता है कि फाइनेंशियल एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते, वो मैं बाद में लिखवा दूंगा। बट अभी छोटा सा अगर आप लॉजिक सोचोगे तो डेटर को रेडी होने में थोड़ा ना कोई टाइम लग रहा है, इसीलिए वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। स्टैंडर्ड ये नहीं कहता 12 महीने उससे ज्यादा, स्टैंडर्ड की वर्डिंग है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग सभी लिखवाऊंगा जो आपको आपके केस स्टडी में लिखनी होगी, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान लगाना। अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आई एम गेटिंग अ मशीन रेडी, जिससे मैं प्रोडक्शन करूंगा और उसको रेडी होने में 12 महीना उससे ज्यादा लग रहा है, वो क्वालिफाइंग एसेट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आप कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं विच विल टेक मोर देन 12 months, टेक 15 months टू गेट रेडी। फैक्ट्री बिल्डिंग पीपी है, मानते हो बात, 15 महीना लग रहा है, एसेट है, एसेट को रेडी होने में 15 महीना लगेगा, क्वालिफाइंग एसेट होगा। पॉइंट नंबर 2, आप क्या कर रहे हैं? कोविड वैक्सीन फॉर्मूला। अब वैक्सीन का फॉर्मूला आपका क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट होगा, करेक्ट। टुक 18 months टू गेट रेडी, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट होगा? बिल्कुल हो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मान लो मैं कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर रेंटिंग, मैंने किराए पे देने के लिए लिया है ये, मतलब किराए पे देने के लिए बना रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं बना रहा। बेचने के लिए बनाता तो इन्वेंट्री में आ जाता, ठीक है, क्यों मैं इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ रेंट पे देने के लिए, एंड इट विल टेक
take 24 months to get ready. तो ये जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग एसेट होगा. पॉइंट नंबर 4, इन्वेंट्री के केस में अगर वाइन की बात करो, वाइन इज अ क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट सिंस इट टेक्स मोर देन 12 मंथ टू गेट रेडी. ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है. अब वाइन मेरा अल्कोहल बिजनेस है, ये मान लो. अगर मेरा अल्कोहल का बिजनेस है तो वाइन मेरे लिए क्या होगा, इन्वेंट्री होगा. अल्कोहल बिजनेस है, मेरा काम है शराब बनाना बेचना, बनाना बेचना, बनाना बेचना, तो AS2 के अकॉर्डिंग वो इन्वेंट्री होगा. मैंने सबके एक एक एग्जांपल आपको दे दिए, पीपी का भी दे दिया, इंटेंजिबल एसेट भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी दे दिया, इन्वेंट्री भी दे दिया. ठीक है, आई बिलीव अब इसके बाद आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया एसेट क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है. अब यहाँ पे ना मैंने 2 वर्ड यूज किए, इंटेंडेड यूज और सेल. अब जैसे वाइन है, वाइन आपने क्यों बनाई, ताकि आप उसे बेच सको, तो इसीलिए लिखा एन एसेट विच टेक्स मोर देन 12 मंथ टू गेट रेडी फॉर सेल. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों बनाई, ताकि भैया फैक्ट्री लगा सको, उसमें आप क्या कर सको, मशीनें लगाओगे और आगे अपना प्रोडक्शन वगैरह करोगे. दैट इज इंटेंडेड यूज, यूज की बात कर रहे हैं. और वाइन के केस में सेल की बात कर रहे हैं, तो दोनों केस चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. चलो अब अगला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं यहां पे इसी में, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, बैलेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, जो आपके एसेट्स हैं, कोई आपका डेफर टैक्स है या कोई एडवांस टैक्स है, ये सारे एसेट्स में आते हैं आपके. दीज आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, दीज आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट. ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते, क्योंकि स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बोल दिया फाइनेंशियल एसेट नहीं आते. तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दे दी आपको कि भैया ये सारे क्वालिफाइंग एसेट नहीं, टेंशन की जरूरत ही नहीं है. तो क्वालिफाइंग एसेट में आएगा ही क्या, पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री, और कुछ नहीं आएगा. करेक्ट, इतनी बार डन. चलो ये तो हो गई एक सिंपल शब्दों में बहुत देसी तरीके की डेफिनेशन. अब देता हूं आपको स्टैंडर्ड की डेफिनेशन. अब स्टैंडर्ड क्या कहता है वो सुनो. स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि 12 महीना या उससे ज्यादा लगेगा. स्टैंडर्ड कहता है कोई भी एसेट जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगने वाला है टू गेट रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज और सेल, उसे आप क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे. तो जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आप केस स्टडी मिलेगी, तब जब आप आंसर लिखोगे, तब आप ये नहीं लिखोगे 12 महीना है उससे ज्यादा, तब आप लिखोगे विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. मैं लिख देता हूं कि जब आप केस स्टडी में लिखने वाले हो तो आप क्या लिखोगे वो सुनो. देखो समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं. अब आंसर भी तो लिखना है ना पेपर में, अब वो क्या होगा वो देख लो. पॉइंट फॉर केस स्टडी, ये लिखोगे ना पूरे नंबर मिलेंगे चकाचक. नहीं लिखोगे तो थोड़े कम मिलेंगे, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा बट मिल जाएगा. क्या कह रहा हूं मैं, लिखिए. अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, ब्रैकेट में लिखो टेंजिबल और इंटेंजिबल, और intangible which necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Point 1. Next point. Substantial period of time ordinarily means 12 months or more. However, it depends on facts and circumstances.
तो जब अगर आपके पास पेपर में आ जाएगा ना कि भैया ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं, आइडेंटिफाई करो, तब वहां पे आप ये लैंग्वेज लिख के आओगे कि एक क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट है जो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वैसे तो देखो 100% कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, बट 12 महीना या उससे ज्यादा के पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। हाउएवर अगर क्वेश्चन बोल दे कभी कि जी 10 महीने को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना है, तो आप उसको भी लोगे। क्वेश्चन बोल दे कि जी 15 महीने को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना है, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने लिखा है हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो मीनिंग यही निकल के आता है, जिसमें 12 महीना है उससे ज्यादा लगे रेडी होने के लिए, उसे क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो हो गया क्वालिफाइंग एसेट के मेन पॉइंट। एक तो छोटे मोटे पॉइंट और बता रहा हूं, फिर क्लोज करते हैं। एज पर AS 16 एनी इन्वेंट्री which is produced in large quantity on a repetitive basis and which is produced in short period of time is not qualifying asset। ये तो डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाता है। अगर मैं वैसे बोलूं, देखो मान लो मैं ब्रेड बनाता हूँ, ब्रेड 2 दिन में बन जाती है, फिर मैं बेच देता हूँ। या मैं गाड़ी बनाता हूँ, मैं डिजायर बनाता हूँ, मान लो गाड़ी मारुति है, मारुति डिजायर बनाती है, 1 से 2 दिन में गाड़ी बनके तैयार हो जाती है। 3 दिन ले लो, 3 दिन में गाड़ी बनके तैयार होगी, उसके बाद उसे बेच देंगे। तो क्या उसको बनने में 12 महीना उससे ज्यादा लगा? नहीं लगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट होगा? नहीं होगा। ये तो हमें अपनी पहली लाइन से ही समझ आ गई। बट स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर लाइन कहते हैं कि अगर कभी ऐसा है कि आप इन्वेंट्री बना रहे हो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे ब्रेड जब कंपनी बनाती है तो बहुत सारी ब्रेड बनाती है और रिपीटेटिवली बनाती है, डेली बेसिस पे ब्रेड बना रही है, तो कोई भी ऐसी इन्वेंट्री जो लार्ज क्वांटिटी में बन रही है, रिपीटेटिव बेसिस पे बन रही है, छोटे पीरियड में बन जाती है, 6 महीने 12 महीने से कम में बन जाती है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। ये पॉइंट ऑल्दो यहाँ से क्लियर हो जाता है जो मैंने आपको पहली लाइन लिखाई थी, बट फिर भी अगर कभी MCQ में पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कि भैया इसको भी आप क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलते, क्योंकि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है तो हो सकता है डायरेक्टली MCQ में भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे बोरोइंग कॉस्ट के बारे में कि ये बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है। बहुत बार बोरोइंग कॉस्ट सुन लिया ना, अब जरा इसके बारे में जान भी लो थोड़ा सा। देखो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या इससे प्रैक्टिकल आएगा? प्रैक्टिकल तो देखो चांसेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे आएगा तो MCQ में, या कुछ और पूछ ले तो पूछ ले, प्रैक्टिकल तो नहीं पूछेगा इस चीज पे। बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो जो भैया जो आप पैसे उधार लेते हो ना, उस पे जो ब्याज देते हो वो बोरोइंग कॉस्ट होता है। बस, या तो आपने ब्याज दिया है, या आपने जब भी लोन लेते हो तो लोन को इनिशियल लेने में कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, वो हो गया, वो आपका क्या हो गया? बोरोइंग कॉस्ट हो गया। अब पैसे उधार अलग अलग तरीके से लिए जा सकते हैं, लोन के तरीके से लिए जा सकते हैं। तो आपने लोन लिया होगा, लोन पे इंटरेस्ट दिया होगा, हो सकता है कुछ छोटे मोटे फाइलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस या मल्टीपल अदर तरीके की प्रोसेसिंग फीस दी होगी, तो वो हो सकता है। अब पैसे उधार आप डिबेंचर की फॉर्म में भी ले सकते हो। डिबेंचर भी तो एक तरीके की बोरोइंग है आपके लिए, तो डिबेंचर पे जो आप ब्याज देते हो वो भी हो गया। इवन डिबेंचर पे बहुत बार क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी होता है, या डिस्काउंट ऑन इशू भी होता है। जैसे जब आप इशू कर रहे हो, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, वो हो गया। या जब आप उसे रिडीम कर रहे हो, आपने 10 रुपए का डिबेंचर 11 रुपए में रिडीम किया, तो 1 रुपए ज्यादा दिए, वो भी खर्चा है, वो भी किस में आएगा? बोरोइंग कॉस्ट में आएगा। करेक्ट। मान लो आप कोई फाइनेंस लीज पे कोई एसेट ले रहे हो, तो उस पे जो फाइनेंस चार्जेस आप पे करते हो, जब आप AS 19 पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में बात कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना मान लो, फाइनेंस लीज पे जो फाइनेंस चार्जेस होते हैं वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट होता है। तो मोटा मोटा बोरोइंग कॉस्ट यही होता है। एक एक्सेप्शनल आइटम है, वो थोड़ी देर में आऊंगा, बट हाँ इतना है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपके लिए लिखना चाहूं तो बोरोइंग कॉस्ट को मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड, चलो नीचे लिखते हैं, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इन रिलेशन टू बोरोइंग्स, इन कनेक्शन या इन रिलेशन टू बोरोइंग ऑफ फंड्स। जब आप पैसा उधार ले रहे हो तो उससे रिलेटेड जो आपने इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट इनकर करी है वो हो गया। अदर कॉस्ट में बेसिकली प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह हो गया, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू हो गया, उसकी बात करता है। अब इसमें क्या क्या आता है, 4 चीजें बेसिकली हम बोलेंगे, 5 चीजें बोल देता हूँ चलो। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा ध्यान से देखना। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग,
पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, लोन या डिबेंचर्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर बी, एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरिंग, जैसे कोई प्रोसेसिंग फीस दी है आपने, जैसे जब आप लोन लेते हो ना, मैं आपको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक ना 1% या 2% पैसा रखता है फॉर फाइलिंग चार्जेस, फॉर इंश्योरेंस चार्जेस, मल्टीपल तरीके के खर्चे लेके चलता है। मान लो 1% है तो 10,000 रुपए काट के फिर आपको लोन देता है। दिस इज कॉल्ड एंसिलरी कॉस्ट। एग्जाम्पल हो गया प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तीसरा हो गया आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, जैसे डिबेंचर हो गया। सिमिलर तरीके के इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपने कोई डिबेंचर हो गया, कोई बॉन्ड इशू किए हैं, उसके ऊपर अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो, वो आ गया। पॉइंट नंबर डी, फाइनेंस चार्जेस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस चार्जेस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। ये सिर्फ आपको मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदरवाइज इन सारे पॉइंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं आने वाला, कहीं प्रैक्टिकल में यूज नहीं आने वाला। एमसीक्यू में अगर पूछ लिया उसने कि भैया ये हमने एग्जांपल दिए बोरिंग कॉस्ट के, आप बताओ इनमें से कौन सा बोरिंग कॉस्ट नहीं है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको वहां क्विकली याद आ जाएगा और एमसीक्यू टिक कर लोगे, ठीक है। फाइनेंस चार्जेस इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, इसके ऊपर AS 19 डिटेल में बात करेगा, वहां पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगा। पॉइंट नंबर ई, ये है भैया एक्सेप्शन। क्या? एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसे लाल में क्यों किया है और ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, आराम से तसल्ली से चलेंगे। इसको डील करता है पैरा 4E। अगर आप स्टैंडर्ड ओपन करेंगे ना, बेयर स्टैंडर्ड ओपन करेंगे तो पैरा 4E में आपको ये मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये पॉइंट में अभी बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर अभी बात करूंगा ना तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, लगे कि सर ये नई चीज आ गई, डर गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो पूरे चैप्टर पे कहीं इंपैक्ट नहीं है, कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस टॉपिक को हम जब हमारे सारे कंसेप्ट क्लोज हो जाएंगे तब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जब वीडियोस देखेंगे ना सीक्वेंस, तो आपको हो सकता है सबसे लास्ट में इसके ऊपर वीडियो नजर आ जाएगी। आप चाहो तो पहले देख लेना, आपकी इच्छा है, बट बेटर है कि जब सारे कंसेप्ट हो जाए उसके बाद देख लेना आराम से, कोई टेंशन थोड़ी ना, ठीक है जी, डन है। देखिए हम ये बात कर चुके हैं कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, हमने ये भी बात कर ली कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। अब बात करता हूँ बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, और वहीं से कंसेप्ट बिल्ड करना शुरू करूंगा मैं जनरल बोरिंग का और स्पेसिफिक बोरिंग का, और किस तरीके से उनके अंदर हमें मतलब किस तरीके से कैपिटलाइजेशन करना है उसका। तो अब जो पार्ट शुरू होने जा रहा है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग पे ही आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आप बात करते हैं, पहले मैं लिखता हूं, चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब स्टैंडर्ड ना बहुत सिंपल सी बात कहता है, स्टैंडर्ड कहता है भाई देखो, इफ इट इज रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग एसेट तो कैपिटलाइज कर दो, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग एसेट तो आप चार्ज ऑफ कर दो। मैंने क्या कहा, इफ रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग एसेट तो आप इसे कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज करोगे मतलब उस एसेट के अंदर उसकी वैल्यू में इंक्लूड कर दोगे। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है एसेट की जो वैल्यू है उसमें प्लस कर देना बोरोइंग कॉस्ट को, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट तो आप उठा के इसे P&L में चार्ज ऑफ कर देना। इसको कहा जाता है कि या तो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है या रिवेन्यू नेचर का है।
मतलब मान लो मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल मतलब यार मैं क्रेडिटर को टाइम पे कर सकूं, उसके लिए मैंने लोन लिया है, उस पर मैंने कोई इंटरेस्ट दिया है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड तो है नहीं, तो वो आप उस पर जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी, जो भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा, P&L में चार्ज ऑफ कर देना। वेयर एज मान लो मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मैंने कोई लोन लिया है और बिल्डिंग मेरी 12 महीने से ज्यादा लग रही है, तो बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट हो गया, उससे रिलेटेड जो लोन लिया है उस पर जो ब्याज लगेगा वो मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, बेसिक सिंपल कंसेप्ट समझ आया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1, लोन टेकन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विल टेक मोर देन 1 ईयर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विल टेक मोर देन अ ईयर। तो जो भी इंटरेस्ट आएगा ना लोन पे, इंटरेस्ट ऑफ लोन विल बी कैपिटलाइज्ड बोल लो या ऐड बोल लो, बट अकाउंटिंग वर्ड कैपिटलाइज है इसलिए हम कैपिटलाइज बोलेंगे, इन बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देना। तो अगर आपको AS 16 याद हो ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कॉस्ट इंक्लूड्स बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर AS 16। ठीक है जी, इतनी बात है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ कार, आपने गाड़ी ली है, उसके लिए आपने एक लोन लिया है। अब जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, क्या वो कैपिटलाइज हो सकता है? द आंसर इज नो, इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। क्यों नहीं कैपिटलाइज हो सकता? सिंपल सा लॉजिक सोचो, गाड़ी क्या क्वालिफाइंग एसेट होता है? क्या गाड़ी को, मैंने गाड़ी खरीदी, क्या खरीदने के बाद मुझे उसे बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ करना है? कुछ नहीं करना है यार, वो तो बस खरीदी और शुरू हो गई उसके लिए। कोई भी ऐसा एसेट जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग लैंड खरीदी है जिसपे कंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें 12 महीने से ज्यादा समय लगेगा, वो होता है क्वालिफाइंग एसेट। गाड़ी तो यार रेडी तैयार है ना, गाड़ी में क्या करना है, गाड़ी खरीदी, चाबी लगाई, शुरू की, आगे बढ़ लिया, तो गाड़ी इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। तो अगर आपकी कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है फॉर अदर देन क्वालिफाइंग एसेट, यही तो बोला मैंने, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, लाइन समझ आई? तो जो भी आपने क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड इंटरेस्ट खर्च किया सिर्फ वही कैपिटलाइज होता है और कुछ कैपिटलाइज नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए जरा देखिए, PRM लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹120 लाख ऑन 30th अप्रैल 2021। कोई लोन लिया है बैंक से 120 लाख रुपए का। इट वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज, इसका यूज कैसे हुआ है? 50 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में लगाए हैं, 40 लाख रुपए मशीनरी परचेज करी है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्रेडिटर वगैरह को पे करने के लिए, इन्वेंट्री वगैरह खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं, और 10 लाख रुपए का आपने एडवांस दिया है किसी ट्रक को परचेज करने के लिए। इस तरीके से आपने 120 लाख रुपए खर्च किए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट वाज कंप्लीटेड इन मार्च 20X2। जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो मार्च X2 मतलब ऑलमोस्ट 12 महीने के बाद हुआ है। द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मशीनरी तो जैसे ही खरीदी साथ साथ इंस्टॉल भी हो गई। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड, अभी ट्रक की डिलीवरी नहीं आई है, बट ठीक है आ जाएगी, उसमें क्या है। टोटल इंटरेस्ट जो लगा है वो 18 लाख रुपए लगा है। हमने कहा ठीक है, आपसे पूछा गया कि इस 18 लाख के इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है दोस्त? टोटल इंटरेस्ट लगा है 18 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वो तो खरीदते ही रेडी थी ना, उसमें कोई 12 महीने तो नहीं लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ना लगा। जब नहीं लगा तो मशीनरी तो आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता। क्या वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट है? द आंसर इज नो, वर्किंग कैपिटल कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। क्या ट्रक क्वालिफाइंग एसेट होगा? द आंसर इज नो। भाई ट्रक तो खरीदते ही रेडी होता है यूज करने के लिए, उसमें कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो लगता नहीं। तो भैया ये जो आपने पैसे लगाए हैं ना 70 लाख रुपए, ये क्वालिफाइंग एसेट पे नहीं लगाए हैं। अब रही बात शेड की, तो देखो शेड कंप्लीट हुआ है मार्च X2 में, ये 30 अप्रैल को लोन लिया, तो 11 महीने लगे हैं। अब 11 महीने को मैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोलूं या ना बोलूं वो थोड़ा डाइसी हो जाता है। तो मैंने बोला था कि वैसे तो 12 महीने ही होता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट कभी कभी हम 12 महीने से कम या ज्यादा को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं, बोला था मैंने आपको। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं अज्यूम्ड शेड इज अ क्वालिफाइंग एसेट। 11 महीने लग रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन चाहता है आपसे कि भैया मानो, नहीं मानोगे तो सारा P&L में चार्ज ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हम मान रहे हैं कि शेड इज अ क्वालिफाइंग
एसेट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 120 लाख का जो लोन है उसमें से क्वालिफाइंग एसेट पे तो सिर्फ 50 लाख खर्च हुआ, बाकी जो पैसा खर्च हुआ है वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च हुआ है। क्या आप मेरी इतनी बात से एग्री करेंगे? करेक्ट। 120 लाख के लोन पे टोटल ब्याज कितना लगा है? 18 लाख। तो 50 लाख पे कितना ब्याज लगा होगा? 18 डिवाइड बाय 120 इंटू में 50। मैंने कहा 18 लाख डिवाइड बाय 120 लाख इंटू में 50 लाख। 18 लाख रुपए का जो ब्याज है वो 120 लाख पे लगा है, तो 50 लाख पे कितना लगा होगा? 7.5 लाख। और 70 लाख पे कितना लगा होगा? 18 लाख 120 पे लगा है, 70 लाख पे कितना लगेगा दोस्त? 18 डिवाइड बाय 120 इंटू में 70, डिफरेंस ले लो दोनों का, वही आएगा 10.5 लाख। ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो इंटरेस्ट लगा है, ये जो बोरिंग कॉस्ट है, दिस इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, करेक्ट? तो आप इसे कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज कितना करोगे आप? 7.5 लाख। और ये जो है दिस इज रिलेटेड टू नॉन क्वालिफाइंग एसेट, इसीलिए इसको आपको पीएनडल में चार्ज ऑफ करना पड़ेगा। चार्ज ऑफ इन पीएनडल 10.5 लाख। क्या लाइन समझ आ गया? लॉजिक क्लियर है? जो आपने क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड खर्च किया है वो कैपिटलाइज कर देना, जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है वो उठा के पीएनडल में चार्ज ऑफ कर देना। डन है जी? ये चीज क्लियर हो गई। चलो, तो एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। अब दूसरी चीज ये आती है कि सर ये जो इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, ये जो बोरिंग कॉस्ट आप निकाल रहे हो, कितनी कैपिटलाइज होगी? अब जरा उस पर बात करते हैं। उसके लिए जरा हमें थोड़ी सी बोरिंग्स को समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने तरीके की बोरिंग्स होगी और किस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आइए जरा चलो आप बोरिंग्स पे बात करेंगे। लिखिएगा जरा, देखिए, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड will depend on nature of borrowing, will depend on nature of borrowing। कि आप जो अमाउंट कैपिटलाइज करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की बोरिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोरिंग्स की बात करूं तो हमारे पास दो तरीके की बोरिंग होती है। जितनी भी बोरिंग है उसको स्टैंडर्ड दो हिस्सों में बांटता है। वन इज कॉल्ड specific borrowing, second is called general borrowing। First one is called specific borrowing, second is called general borrowing। बस दो ही तरीके की बोरिंग होती है और कोई तरीके की बोरिंग नहीं होती। स्पेसिफिक बोरिंग वो बोरिंग है जो किसी पर्टिकुलर एसेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। मान लो मुझे बिल्डिंग बनानी है तो इसके लिए मैंने एक लोन लिया है। मान लो मुझे कोई शिप बनाना है, उसके लिए मैंने एक लोन लिया है। तो लोन की टर्म्स में एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये लोन किस लिए लिया गया है। डिबेंचर, मान लो मुझे कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मैंने कोई डिबेंचर इशू किया। तो द बोरोइंग इज वेरी स्पेसिफिक कि किस एसेट से रिलेटेड है। दीज आर दोज बोरोइंग्स विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एसेट, विच आर स्पेसिफिकली, और अगर मैं स्टैंडर्ड की टर्म्स में बात करूं, और डायरेक्टली रिलेटेड टू एन एसेट। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब यहां पर आ गया, एसेट से मतलब या तो आपने एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा लोन लिया है, या आपने एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया है, या एक्वायर करने के लिए लोन लिया है। तो कभी भी कोई बोरोइंग कॉस्ट अगर इनकर करी गई है एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, वो कैपिटलाइज होती है। अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है उस एसेट से, आपको पता है कि यार इसी एसेट से रिलेटेड लिया है मैंने लोन, तो स्पेसिफिक बोरोइंग होगी। बट अगर स्पेसिफिकली डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो जनरल बोरोइंग में आएगा। दीज आर बोरोइंग्स अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग। जैसे मान लो आपने कोई कैश क्रेडिट ले रखा है, आपने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ऐसे मल्टीपल तरीके के लोन ले रखे हैं, दोस आर कॉल्ड जनरल बोरोइंग। ठीक है, तो पहले बात करूंगा स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में आप किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, फिर जनरल बोरोइंग पे आऊंगा। बहुत ध्यान से देखना। स्पेसिफिक बोरोइंग, आपको कैसे पता लगेगा स्पेसिफिक बोरोइंग है? तो क्वेश्चन जब रीड करोगे ना तो उसमें अपफ्रंट पता लग जाएगा कि जी ये लोन हमने लिया है या ये बोरोइंग हमने ली है किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड। वहां अपफ्रंट दिख जाएगा, लिखा हुआ होगा कि भाई इससे रिलेटेड है, तो आप वहां से समझ जाओगे कि ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। ठीक है, स्पेसिफिक बोरोइंग में अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे निकलता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड माइनस
इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, ये आपको अमाउंट कैपिटलाइज करनी होती है। अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए जरा, ऑन 1st April X1 राम डिसाइडेड टू बिल्ड अ डैम। राम कोई डैम बनाने जा रहा है विच विल टेक 2 years, विल टेक 2 years। तो अगर 2 साल लगेंगे तो डैम इज अ क्वालिफाइंग एसेट, सो डैम इज अ क्वालिफाइंग एसेट। मैंने कहा था कोई भी एसेट जिसमें 12 महीना या उससे ज्यादा लगता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट होता है, डैम हो गया क्वालिफाइंग एसेट। ऑन 30th of April X1 राम obtained a loan from Punjab National Bank of rupees 100 crore at a rate 12% for construction of dam। ठीक है, हुआ क्या, राम को देखो अब डैम बनाना है, पैसे की जरूरत है, तो राम ने 30 अप्रैल को क्या किया, बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके 100 करोड़ का एक लोन ले लिया कि जी मुझे डैम बनाना है, मुझे डैम बनाने के लिए लोन दे दो। क्या ये स्पेसिफिक बोरोइंग होगी? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि द बोरोइंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट। एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बोरोइंग ली गई है, आपको अपफ्रंट पता है डैम बनाने के लिए बोरोइंग ली गई है, तो दिस इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो this is a specific borrowing related to qualifying asset dam। ठीक है, Ram has expended rupees 50 crores on 30 अप्रैल। जैसे ही लोन आया उसने 50 करोड़ खर्च कर दिए। अब सारे पैसे एक बार में तो लगते नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि जी लोन आया और 100 के 100 करोड़ रुपए लगा देगा, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़े थोड़े करके पैसे लगाएगा, 2 साल में बनना है तो धीरे धीरे करके पैसे लगेगा, थोड़ा 2 महीने बाद लगेगा, थोड़ा 3 महीने बाद लगेगा, थोड़ा अगले साल लगेगा, ऐसे आराम आराम से पैसे चलेंगे। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं मान रहा हूं रिमेनिंग वॉज स्पेंट ऑन 30th of September। ठीक है, टिल दैट टाइम इट वॉज इन्वेस्टेड। हुआ क्या, आप पैसे पड़े हैं, लोन से पैसे तो आ गए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि भैया अगर आपने पैसे नहीं लगाए तो सिर्फ बैंक के करंट अकाउंट में रखोगे, उसमें कोई ब्याज तो मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। तो आपने कहा टिल दैट टाइम इट वाज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड हैड अर्नड इनकम ऑफ ₹1 करोड़। जो 50 करोड़ रुपए थे इसने क्या किया, 30 अप्रैल को म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 30 सितंबर तक उसने इसे 1 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। 30 सितंबर को उसने म्यूचुअल फंड बेचे, पैसे निकाले, इन्वेस्ट किए, डैम बनाने लग गया। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब इस पे इंटरेस्ट कितना रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कितना गया होगा, 100 करोड़ का लोन है, 12% का रेट है। कब लिया था जी, 30 अप्रैल को लिया था। मैं मान रहा हूं मेरा साल है X1 X2, तो साल में 11 महीने का ब्याज गया होगा, क्योंकि 30 अप्रैल को लिया था ना, 1 अप्रैल को लेता तो 12 महीने का ब्याज जाता, अभी 11 महीने का ब्याज गया होगा, तो 11 करोड़ रुपए का ब्याज गया होगा। करेक्ट, इतनी बात डन है। अब अमाउंट टू बी कैपिटलाइज मालूम है क्या होगा, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, कि आपको कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है पता है? देखो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, दिस इज एक्चुअल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, बस यहां पे किसी और खर्चे की बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पे किया है माइनस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। कितने का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 11 करोड़ रुपए, माइनस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी आ रही है, शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि पैसा खाली पड़ा था तो कहीं तो लगाना पड़ेगा, उससे 1 करोड़ रुपया कमाया है, तो 1 करोड़ रुपया माइनस कर दिया, कितना आ गया, 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया आप डैम की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, तो डैम की कॉस्ट क्या आ जाएगी पता है? डैम पे आपने पहले 50 करोड़ रुपए लगाए, फिर 50 करोड़ रुपए लगाए, प्लस 10 करोड़ ये लग गए, अभी तक 110 करोड़ रुपए का नंबर हो गया है 31 मार्च X2 को।
लाइन समझ आई? इस तरीके से निकलता है अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बहुत जिंदगी आसान है, जो भी आपका ब्याज का खर्चा हो रहा है वो ले लो। उस समय जब आपने खर्चा नहीं किया है, अपने एसेट पे पैसा नहीं लगाया है, उस समय अगर आपने कुछ कमाई करी है तो वो माइनस कर दो। अब आइडियली आपके दिल में ये आ सकता है कि सर एक बात बताओ, सिंस 6 महीने तो 50 करोड़ लगे ही नहीं है तो उसका तो ब्याज नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो भैया, ये जो बोराइंग है ये इस एसेट के लिए ली गई है, ये जो बोराइंग है डैम के लिए ली गई है और सारा पैसा डैम पे ही लगेगा, करेक्ट। थोड़े समय नहीं लगाया तो इसलिए आपने जो कमाया वो मैं माइनस करने दे रहा हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये जो 50 करोड़ है ये तो शुरुआत में लगा दिया तो इस पे 11 महीने का ब्याज लो, और जो बाकी 50 करोड़ है वो 30 सितंबर को लगाया है तो उस पे 6 महीने का ब्याज लो। आप ऐसा नहीं करोगे। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट रेलेवेंट। फिर बोल रहा हूं, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट रेलेवेंट। मैं कुछ नोट्स के पॉइंट यहां पे आपके लिए लिखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट रेलेवेंट। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं किस दिन पैसे लगा रहा हूं। मान लो ऐसा होता, जैसे इस केस में मान लो ऐसा होता कि उसने रिमेनिंग पैसा लगाया ही नहीं होता, उसने सिर्फ अभी 50 करोड़ लगाया, बाकी 50 करोड़ लगाया ही नहीं होता और उसने 2 करोड़ रुपए की इनकम ली होती, तो मैं क्या करता, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इक्वल टू 11 करोड़ माइनस 2 करोड़ इक्वल टू 10 करोड़, 9 करोड़। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैंने कितना पैसा खर्च किया है, मुझे सिंपल इतना पता है ये मेरी स्पेसिफिक बोराइंग है। तो आपको भी ऐसे करना, आपको करना है, आपने बोला ये मेरी स्पेसिफिक बोराइंग है, इसमें मैंने क्या इंटरेस्ट इनकर किया है 11 करोड़, मेरे को टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से क्या मिला है 1 करोड़, माइनस किया कितना आया 10 करोड़, उठा के पूरा कैपिटलाइज कर दो। आप किस दिन, राम किस दिन डैम पे खर्च करेगा आपको फर्क नहीं पड़ता। लाइन समझ आती है? राम किस दिन डैम पे खर्च करेगा पैसे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये चीज समझ आती है पक्का। पॉइंट नंबर 2, इसमें 3 पॉइंट है जो मुझे काम के आपको बताने हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड ओनली अप टू द डेट व्हेन द एसेट इज रेडी, क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी। जिस दिन वो रेडी हो जाएगा उस दिन के बाद आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। नो इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड आफ्टर द क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी टू यूज। एक बार वो रेडी टू यूज हो गया उसके बाद आप उस पर कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं करोगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, राम को कोई डैम बनाना था, ठीक है, डैम उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1 अप्रैल X1 को, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया मान लो 28 फरवरी X2 को। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 11 महीने हुए, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बट मान लो कि दिस इज क्वालिफाइंग एसेट, अज्यूम करो दिस इज क्वालिफाइंग एसेट, अज्यूम कर लो, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब राम ने इसके लिए क्या लिया था, एक लोन लिया था। लोन लिया था कितने रुपए का, मान लो 100 करोड़ का, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ठीक है, ओके। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट जिस समय पैसा नहीं लगा रखा था उस समय जो भी आपने इन्वेस्ट किया उससे आपको इनकम आई मान लो 2 करोड़ रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है आप बताओ आप कितना अमाउंट कैपिटलाइज करोगे। आपने बोला लोन लिया है इसने 30 अप्रैल को, ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट तब तक ही कैपिटलाइज करूंगा जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो जाता है, तब तक उसके बाद कुछ कैपिटलाइज नहीं करूंगा। एसेट कब रेडी टू यूज हो गया, 28 फरवरी को रेडी टू यूज हो गया, तो एक्चुअल इंटरेस्ट फ्रॉम 30 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक जो भी होगा वो निकालना, माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है वो माइनस कर देना, काम खत्म। कितना आएगा देख लो जरा। आपने कहा 100 करोड़ का लोन है, इसको रेट को कर दो जी 12%, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12% कितने महीने का है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 10 महीना, 10/12 माइनस 2 करोड़, ये आ जाएगा आपके पास 8 करोड़ रुपए, ये आप कैपिटलाइज कर दोगे।
सिंस आपने एक बार फरवरी में कैपिटलाइज कर मतलब एसेट को रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। और अगर आप इसे एक टाइमलाइन से समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझिए, देखो 30 अप्रैल को आपके पास लोन आ गया, इस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। 28 फरवरी को आपका एसेट रेडी टू यूज हो गया, द एसेट इज रेडी टू यूज, यहां पे साल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इतने पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा ना, इस पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा सिर्फ यही कैपिटलाइज होता है और कुछ कैपिटलाइज नहीं होगा। ये जो इंटरेस्ट है ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये P&L में चार्ज ऑफ करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला था कि जो भी खर्चा आपने किया है एसेट को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड, एक्वायर करने से रिलेटेड, प्रोड्यूस करने से रिलेटेड, प्रोक्योर करने से रिलेटेड, सिर्फ वही कैपिटलाइज होता है। एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन नहीं करते, उसके बाद जो भी जाएगा दोस्त P&L में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। लाइन समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो अभी तक क्या आपको क्लियर है ना जो हम बात कर रहे हैं? चलो जी, अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे ना अपना ये काम कंप्लीट हो जाए, तो अपनी स्पेसिफिक बोरिंग तो पूरी हो जाएगी, फिर अपन लोग जनरल बोरिंग्स के ऊपर बात कर लेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा एग्जांपल, कोई मिस्टर श्याम है। मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं, मिस्टर श्याम इज कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग which will take approx 2 years, which will take approx 2 years to complete, ठीक है। तो यहां से ये मैंने क्लोज कर दिया कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब आगे सुनो, ही स्टार्टेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया है। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड on 31st of January 2026, ठीक है। He has taken following loans for कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए उसने फॉलोइंग लोन्स लिए हैं, मल्टीपल लोन्स दूंगा इस बार में। लोन नंबर 1, 10% लोन ₹100 करोड़ टेकन ऑन 30th of June 2024। बी, 12% डिबेंचर्स ₹50 करोड़ टेकन ऑन 31 दिसंबर 24। इसके रेट को भी 12% कर दो, कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। टिल द टाइम मनी was not spended, it was invested in bank deposits on which following are earned। अगर मैं बात करूं 2024-25 की तो आए हैं जी 2 करोड़ रुपया, और 2025-26 की 1 करोड़ रुपया। Calculate amount to be capitalized for both the years. Calculate amount to be capitalized in both the year. both मतलब 2024-25 में कितना कैपिटलाइज होगा, 2025-26 में कितना कैपिटलाइज होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल बनाया है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया, बिलीव मी दिस थिंग, इसके बाद ऐसे के जितने क्वेश्चन है आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक बोरिंग में कष्ट नहीं आएगा। मैंने इसके अंदर सारी चीजें पिच इन कर ली है, बाकी मैंने सारी चीजें जो आनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। जितना ICAI पूछता है वो सब यहाँ पे आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, 2 सालों की बात करनी है, तो पहले बात करते हैं 2024-25 की। 24 और 25, 1 अप्रैल 2024, साल खत्म हुआ 31 मार्च 2025, ठीक है। क्या आपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है? द आंसर इज यस, आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना शुरू हो गया है। क्या इस साल में खत्म हुई है रेजिडेंशियल बिल्डिंग? द आंसर इज नो, ये हुई है अगले साल कंप्लीट। तो मैं बोल रहा हूं रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेंस हो गया है 1 अप्रैल को,
और 31 मार्च को अभी अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है काम, कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रेडी टू यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो इस साल में जो भी बोरोइंग लगेगी, बोरोइंग कॉस्ट लगेगी, वो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है, अभी रेडी नहीं हुई है, इसीलिए जो भी मैंने लोन लिया है, स्पेसिफिक बोरोइंग है मेरी, उस पर जो भी ब्याज है मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब क्या ये दोनों लोन मेरे स्पेसिफिक बोरोइंग होंगे? द आंसर इज यस। क्यों होंगे स्पेसिफिक बोरोइंग? सर ये तो अपफ्रंट दिख रहा है कि मैंने बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 लोन लिए हैं, एक लोन लिया है, एक डिबेंचर दिया है, तो मुझे पता है, अपफ्रंट दिख रहा है, इसीलिए ये मेरी स्पेसिफिक बोरोइंग होगी। इतनी बात क्लियर? अब 12% लोन लिया है 30 जून को, दिस इज 30th ऑफ जून। क्या लिया है जी? 12% लोन। और 30th ऑफ दिसंबर को फिर क्या लिया है? 12% डिबेंचर लिया है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, लोन पे 30 जून से लेके 31 मार्च तक जितना भी ब्याज बनेगा सारा कैपिटलाइज होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज द एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। 30 जून से लेके 31 मार्च तक जितना भी ब्याज बनेगा सारा कैपिटलाइज होगा। वेयर एज अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर कब आए हैं? 31 दिसंबर में आए हैं, तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक जितना भी इंटरेस्ट बनेगा इसका भी कैपिटलाइज होगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? तो मैंने कहा क्योंकि ये स्पेसिफिक बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड होती है, तो उस एसेट पे मतलब उस बोरोइंग का जितना भी ब्याज है माइनस टेम्पररी इनकम जो आ रही है इन्वेस्ट करके, जब आपने पैसा नहीं लगाया था, कहीं छोटी मोटी जगह इन्वेस्ट किया होगा, उससे जो आ रही है वो माइनस कर देना। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। 30 जून को 100 करोड़ का लोन लिया है, 100 करोड़ का लोन, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने महीने का ब्याज लगेगा? 30 जून से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो इनटू में 9/12। करेक्ट है जी? तो ये आ जाएगा 9 करोड़ रुपया। दिस इज ऑन किसके ऊपर है? ये है आपका लोन के ऊपर। अब अगर मैं डिबेंचर की बात करूं, डिबेंचर कितना है भाई? 50 करोड़ का डिबेंचर लिया है, 12% का रेट है, इनटू कितने महीने का? 31 दिसंबर से 31 मार्च, 3 महीने, 3 महीने का ही तो ब्याज जाएगा। 31 दिसंबर से पहले तो डिबेंचर ही नहीं थे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 3/12 कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़। तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ गई? 9 + 1.5 = 10.5 करोड़। और अमाउंट जो आप कैपिटलाइज करोगे, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, वो कैसे निकलेगी? सर जो भी हमने ब्याज इनकर किया है माइनस जो भी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, कितनी? 2 करोड़ रुपया आई है, -2 करोड़, तो 8.5 करोड़। तो 202425 में आप 8.5 करोड़ रुपए कैपिटलाइज करोगे। लाइन समझ आ गई? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी खर्चा किया माइनस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। करेक्ट? इतनी बात क्लियर है? चलो अब मैं चलता हूं 2025-26 में। 2025-26 2025-26 जब साल की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 25 को, तो आपके पास एक 12% लोन था और आपके पास एक 12% डिबेंचर था। ये तो पिछले साल ही ले लिए थे, 2024-25 में ले, तो साल की शुरुआत में थे। साल कब खत्म होगा? 31/3/26 को। एसेट कब रेडी टू यूज हो गया वो देखो। अब एसेट इज रेडी टू यूज ऑन 31 जनवरी 2026। 31 जनवरी 26 में एसेट रेडी हो गया। ऑलमोस्ट कितने महीने का पीरियड है? दिस इज अप्रैल से लेके आपका ये 10 मंथ। तो आपको क्या करना है पता है? आप लोन पे जो अमाउंट ब्याज होगा वो 31 जनवरी तक का तो अमाउंट क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। इसके बाद जो भी है वो P&L में जाएगा, क्योंकि अब आपका एसेट रेडी टू यूज हो चुका है। इसके बाद आप कोई भी अमाउंट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, जो भी ब्याज बनेगा वो P&L में जाएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? मैंने आपको बोला था आप तभी तक अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज नहीं होता, और जैसे ही आपका एसेट रेडी टू यूज हो जाता है उसके बाद आप कैपिटलाइज नहीं करते हो, उसके बाद आप P&L में चार्ज करते हो। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर हम लोन की बात करें तो लोन पे ब्याज बनेगा 100 करोड़ पे 12%, कितने महीने का?
10 महीने का अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ रुपया आएगा, और अगर हम डिबेंचर की बात करेंगे तो 50 करोड़ के डिबेंचर थे, 12% का रेट है, 10 महीने की अगर आप बात करोगे तो इट विल बी 5 करोड़ रुपया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा जो कैपिटलाइज करोगे, वो आ जाएगा सर 15 करोड़ रुपया, माइनस जो भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, 1 करोड़ आई थी, माइनस कर दो, ये 4 करोड़ आप कैपिटलाइज करोगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो सर P&L में कितना चार्ज करेंगे बेटा, वो भी बता देता हूं, देख लो। अगर आप बात करोगे P&L की तो 100 करोड़ का लोन था, 12% के हिसाब से 2 महीने का, फरवरी और मार्च 2 महीने का आपको P&L में लेके जाना पड़ेगा, 2 करोड़ P&L में जाएगा, और 50 करोड़ पे 12% के हिसाब से 2 महीने का 1 करोड़ रुपए ये भी P&L में जाएगा, तो टोटल 3 करोड़ रुपए आप P&L में चार्ज ऑफ करोगे एज फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो आई बिलीव यहां से आपको अब कंसेप्ट पूरा समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होती है, उसके केस में आप किस तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता लग गई होगी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये? ठीक है, हम लोग स्पेसिफिक बोरोइंग के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम आ गए जी जनरल बोरोइंग के बारे में। जनरल बोरोइंग भी है तो बहुत आसान, सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, जैसे स्पेसिफिक बोरोइंग का था सेम तरीके से जनरल बोरोइंग का भी एक फॉर्मूला है, काम खत्म हो जाता है। बट ये है क्या, थोड़ा सा पहले इस पे लिखते भी हैं और समझते भी हैं। आइए जरा, जनरल बोरोइंग, एनी बोरोइंग अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग इज कॉल्ड जनरल बोरोइंग। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी बोरोइंग, जैसे मान लो आप पे डिबेंचर है, लोन है, कैश क्रेडिट है, वर्किंग कैपिटल लोन है, कोई टर्म लोन है, कोई भी बोरोइंग हो अदर देन अ स्पेसिफिक बोरोइंग इज कॉल्ड अ जनरल बोरोइंग। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए कोई पर्सन है राम, राम क्या कर रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें 100 करोड़ रुपए लगेगा। तो ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक लोन ले लिया 60 करोड़ रुपीस का, स्पेसिफिकली एक लोन लिया है सिर्फ डैम को बनाने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक बोरोइंग। इसके अलावा अब इसके पास और भी बहुत तरीके के लोन है, मान लो एक 10% लोन है, एक इस पे मान लो डिबेंचर है, मान लो कोई वर्किंग कैपिटल लोन है, कोई कैश क्रेडिट है, जितने भी अमाउंट का, ये सारी बोरोइंग्स किस में आ जाएगी, जनरल बोरोइंग में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? तो एनी बोरोइंग, मैं लिखता हूं, एनी बोरोइंग अदर देन specific borrowing is called general borrowing। अब आपके दिल में सवाल ये आएगा कि सर आपने हमें बताया था कि बोरोइंग कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू अ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। मैंने बताया था, जानते हो ये बात, प्रीवियस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, सही कह रहे हो बिल्कुल। सर एक बात बताओ, हमें छोटी सी सोच के बताओ कि सर ये जैसे डिबेंचर है, वर्किंग कैपिटल है, या एक कैश क्रेडिट है, ये तो मैंने डैम के लिए यूज ही नहीं किया होगा, तो क्या मैं इसकी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दूं वहां पे? कहा बेटा बात तो सही है आपकी, बात मैंने कहा ये जो लोन लिया था 60 करोड़ का, ये तो इस 100 करोड़ के लिए ही लिया था, तो इसका जितना खर्चा था बोरिंग कॉस्ट डैम पे कैपिटलाइज करना समझ आता है। बट कैश क्रेडिट तो सर मैंने इसलिए लिया है ना ताकि मैं अपने क्रेडिटर को पे कर सकूं। वर्किंग कैपिटल लोन क्यों ले रहा हूं? ताकि मैं वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकूं। सर ये तो मैंने डैम के लिए लिया ही नहीं है, मैंने इसका कोई भी बोरिंग कॉस्ट डैम के लिए खर्च ही नहीं किया, तो किस बात की कैपिटलाइजेशन? फिर तो कैपिटलाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो जनरल बोरिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए। मैंने कहा बेटा बात तो बिल्कुल सही है आपकी, आपने सोचा बहुत सही है, बट ना इसमें एक चीज और है। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं। मान लो ये 20 करोड़ रुपए का है और ये 30 करोड़ रुपए का है, ठीक है, आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 60 करोड़ तो यहां से कर दिए, 40 करोड़ अलग तरीके से जो भी थे आपके पास पैसे खर्च कर दिए। अब स्टैंडर्ड एक चीज कहता है, स्टैंडर्ड कहता है भाई एक बात बताओ, अगर आपने 40 करोड़ रुपए डैम में ना लगाए होते तो उसका क्या किया होता? आपने या तो लोन रीपे कर दिया होता या डिबेंचर रीपे कर दिया होता। मतलब अगर आपने डैम में पैसे नहीं लगाए होते तो आपने लोन को या डिबेंचर को पे कर दिया होता, बट सिंस आपने डैम में पैसे लगा दिए, आप एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में पैसे लगा रहे हो, इसीलिए आप इन्हें रीपे नहीं कर पाए, जिस वजह से इंटरेस्ट का खर्चा आ गया। आप रैशनल समझ पा रहे हो? वो कह रहा है कि सिंस
डैम में पैसे लगे, इस वजह से रीपे नहीं हुए, इस वजह से इंटरेस्ट का खर्चा आ गया, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरेस्ट का खर्चा आया वो इसलिए आया क्योंकि आपने डैम में पैसे लगाए. सो समवेयर डाउन द लाइन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट. कह सकता हूं दिस इज द एनालॉजी विच स्टैंडर्ड इज गिविंग. तो आपको भी इसी एनालॉजी को ही बेस रख के चलना है कि हाँ आपको जनरल बोरिंग कैपिटलाइज करनी है. ये मैंने रैशनल दिया है, ऑल दो पेपर में कभी ऐसा रैशनल पूछा नहीं जाएगा, बट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज द बोरिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड. दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड had expenditure were not made on qualifying asset. अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट पे पैसे नहीं लगाए होते तो ये बोरिंग होती ही नहीं, बोरिंग कॉस्ट भी नहीं होती क्योंकि ये तो रीपे हो जाती. सो बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू जनरल बोरिंग should also be capitalized. बट पूरी की पूरी नहीं करूंगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीका दिया है स्टैंडर्ड में कि किस तरीके से आपको उसे कैपिटलाइज करना है. स्टैंडर्ड कहता है मुझे पता है कि ठीक है ये और भी जगह यूज हुए होंगे, इसलिए मैं आपको सारा पैसा सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करने दूंगा. स्पेसिफिक बोरिंग में तो सारा इंटरेस्ट जो कंस्ट्रक्शन के पीरियड का था कैपिटलाइज कर दिया. जनरल बोरिंग में ऐसा नहीं होगा, पर्टिकुलर तरीका है वो आऊंगा अभी. हेंस नॉट all the borrowing cost related to general borrowing will be capitalized. मैंने आगे नोट लिख दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि all borrowing costs related to general borrowing will not be capitalized, ऐसे भी लिख सकते हैं. मैंने आगे नोट लगा दिया, आप लाइन को चेंज कर सकते हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनरल बोरिंग का जितना भी ब्याज है ऐसा नहीं है कि सारा कैपिटलाइज कर दोगे. ठीक है. कैपिटलाइजेशन इज कंप्यूटेड यूजिंग capitalization of interest amount is computed using capitalization rate. अब ये क्या होता है थोड़ी देर में आऊंगा तसल्ली से. इसमें हमें एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन होगा. क्या होता है अभी बताता हूँ तसल्ली से. ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ, ये क्लियर हो गया कि जी जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करना है. अब यहां से मैं आपको एक लाइन कंक्लूड करना चाहता हूं जो मैंने पहले नहीं बताई थी, अब मैं बता रहा हूं. देखो ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में भी मिलेगा. एनी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड आइदर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड और that could have been avoided if expenditure were not done on construction, production, acquisition of qualifying asset. तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है इन चीजों से या जो अवॉइड करी जा सकती थी अगर आपने इन पे खर्चा नहीं किया होता. मतलब यहां पे मैंने बात कर ली स्पेसिफिक बोरिंग की, यहां पे मैंने बात कर ली जनरल बोरिंग की. अगर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ और प्रोडक्शन में खर्च किया क्वालिफाइंग एसेट के, आप तभी उसे कैपिटलाइज करते हो, अदरवाइज आप कैपिटलाइज नहीं करते. ठीक है जी, इतनी बात कह रहे. पिछली बार मैंने आपको सिर्फ ये बोला था एनी बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज्ड. करेक्ट, उस समय मैंने इतनी डिटेल नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगा था उस समय यू गाइस वर नॉट रेडी. नाउ अब आपको जनरल बोरिंग समझ आ गई है, स्पेसिफिक बोरिंग समझ आ गई, इसलिए यू गाइस आर रेडी टू अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट. ये ऑल दो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने आपको बता दिया, कभी आएगा एमसीक्यू में तो टिक कर लेना. ठीक है, चलो ये हो गई लाइन खत्म. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, ये कौन सी नई बला आ गई, इसमें कैसे निकालूंगा कि अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कितना होगा. आओ जरा, डोंट वरी, बहुत इजी है. देखिए, कॉम्पुटेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड अंडर जनरल बोरिंग. बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आराम से बस इन स्टेप्स को फॉलो करते रहना. किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आराम से बन जाएगा. पहला स्टेप नंबर 1, compute capitalization rate. कैपिटलाइजेशन
रेट। देखो ये कैपिटलाइजेशन रेट फैंसी वर्ड आपको लग रहा होगा बट होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको मैं अगर आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मान लो आपके पास 12% डिबेंचर है। कितने रुपए के डिबेंचर है? 1 करोड़ रुपए के। इसमें पूरे साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा? मान लो कितना लगेगा सर? 12 लाख लगेगा भाई, मानते हो आप लोग? 12 लाख लगेगा। मान लो आपके पास एक 10% लोन है, मतलब लोन पे 10% का ब्याज लगता है, ये भी 1 करोड़ का है। तो इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 22 लाख। लोन कितना है? 2 करोड़। अगर मैं एक एवरेज रेट निकालना चाहूँ, देखो इस पे 12% लगता है इंटरेस्ट, इस पे 10% लगता है, अगर मैं एक ओवरऑल एवरेज निकालना चाहूँ, एवरेज कितनी आएगी? 22 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ इंटू में 100, 11% आ जाएगा। एक एवरेज रेट आ जाएगा कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो मोटा मोटा कंपनी का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 11% पे लग रहा है। मानते हो बात? इसी को कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट इज नथिंग मोर देन वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट, दैट्स इट। वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट, आपने वेटेड एवरेज ही निकाला और कुछ नहीं किया। ये जो आपने निकाला ना 11%, आपने बोला पूरे साल का ब्याज है इतना 22 लाख और पूरे साल का आपका लोन का नंबर है जी 2 करोड़ का, मोटा मोटा 11% का आपका इंटरेस्ट रेट आ गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन रेट। इन सिंपल वर्ड दिस इज वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट। ठीक है सर, ये ऐसे ही निकलेगा? हाँ निकलेगा ऐसे ही, इसमें छोटा सा एक वेरिएशन है वो बता देता हूं। तो स्टेप 1 पे मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा? दिस इज टाइप 1। 2 टाइप है टोटल। अगर टाइप इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जहां पे आपके पास कोई डेट्स नहीं दी है कि कब लोन लिया था कब नहीं लिया था, तो आप सिंपल ऐसे निकाल देना। अगर आपके पास एग्जाम में मान लो, क्या कह रहा हूं मैं, आपके पास बोरोइंग दी है बट नो डेट्स आर गिवन, नो डेट्स आर गिवन फॉर लोन टेकिंग, कि लोन कब लिया था इसकी कोई डेट्स नहीं है, या लोन रीपेमेंट की कोई डेट नहीं है। इसको मैं और लिख देता हूं, और लोन रीपेमेंट, और आई कैन से द बोरोइंग्स आर फॉर कंप्लीट ईयर, आर फॉर कंप्लीट ईयर। तीनों में से कोई भी स्थिति हो, मतलब आपके पास कोई डिटेल नहीं है, आपको पता है यार पूरे साल यही बोरिंग रही है, तो आप क्या करो, सिंपल, बस सिंपल जैसे मैंने किया ऐसे कर देना। इंटरेस्ट निकाल दिया, पूरे साल का क्या बनता है? टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल, काम खत्म। ये तभी करना जब आपके पास कोई भी डेट्स नहीं है। आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे 90% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे विच रिलेट्स टू टाइप 1। अगर आप आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देखोगे तो 90% क्वेश्चन ऐसे ही है जहां पे आप इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं बस। और अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, जैसे मान लो आपने कहा आपके पास 12% डिबेंचर है, जो आपने लिया कब था, आपका साल है मान लो ईयर इज 20x1x2। आपने कहा डेट ऑफ टेकिंग लोन, आपने कब लोन लिया है, ये आपने कहा आपने ये साल की शुरुआत में लिया है। एक आपने कहा आपके पास 12% लोन है, ये आपने साल के मिड में लिया है। ठीक है, अगर आप लोन अमाउंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो ये मान लो 1 करोड़ रुपया है, ये भी 1 करोड़ रुपया है। अब ये है, अब अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे तो इस पे इंटरेस्ट कितना लगा होगा, इस पे लगा होगा 12 लाख, इस पे लगा होगा सिर्फ 6 लाख। क्यों? क्योंकि ये साल के मिड में लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। करेक्ट, ये आ गया 18 लाख। अब अगर मैं 18 लाख को 2 करोड़ से डिवाइड करूंगा ना तो पिक्चर सही नहीं आएगी। अगर मैं 18 लाख को 2 करोड़ से डिवाइड करूंगा तो 9% आ जाएगा, जबकि मेरे दोनों का रेट जो है 12% है, तो मेरी पिक्चर सही नहीं आएगी। इसके लिए आपको वेटेड एवरेज बोरोइंग निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आप निकालो नंबर ऑफ डेज लोन इज आउटस्टैंडिंग, कितने दिन ये लोन आउटस्टैंडिंग था। आपने कहा भैया ये तो पूरे साल, 1 अप्रैल x1 को लिया था, साल खत्म हुआ 31 मार्च x2 को, तो पूरे साल का ब्याज लगा है, इस पे कितने पीरियड का ब्याज लगा है, पूरे साल का ब्याज लगा है, तो 12 महीने का ब्याज लगा। डेज ले लो, मंथ ले लो, जो लेना चाहो ले लो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे मंथ से काम चल जाएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन में बहुत बार
डेज भी लेना पड़े। इसमें 12 महीने का ब्याज लगा है क्योंकि ये 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था 12 महीना। इस पे 6 महीने का ब्याज लगा है, देखो ना 1 करोड़ का 12% 6 महीने का 6 लाख हो जाता है, तो 6 महीने का ब्याज लगा है, ठीक है। अब आप निकालो वेटेड एवरेज, 1 करोड़ इंटू 12/12 तो 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ इंटू 6/12 50 लाख, ये आ जाएगा आपका 1.5 करोड़। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया जो भी लोन था इनटू में इससे किया डिवाइड बाय 12। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, आई हैव डन ए इंटू सी अपॉन 12। अगर डेज होता तो मैं 365 से डिवाइड करता। 1 करोड़ इंटू 6 डिवाइड बाय 12 1.5 करोड़ आ गया। अब मैं निकालूंगा कैपिटलाइजेशन रेट, वो होगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ इंटू 100 12%। ठीक है, अब सही नजर आ रहा है ना, जो सारी बोरिंग 12% पे 12% ही रेट होगा। दिस इज टाइप 2। तो कभी आपको अगर लोन की डेट दे रखी है तो आपको वेटेड एवरेज लोन निकालना पड़ेगा, इसीलिए तो उसे वेटेड एवरेज बोरिंग रेट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भी डेट दे रखी हो ना तो निकालना कितने दिन के लिए आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, या दूसरे शब्दों में कितने दिन का ब्याज लग रहा है। अगर आपने कहा 12 महीने का ब्याज लग रहा है तो यहाँ 12, यहाँ आपने कहा 6 महीने का ब्याज लग रहा है क्योंकि आधे साल में लिया था ना लोन, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीना ही होता है, तो ये 6 ले लिया। फिर लोन इंटू में 12 डिवाइड बाय 12, ये वाला लोन इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये आ गया वेटेड एवरेज अमाउंट। अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ इंटू 100। करेक्ट। अब आप बोलो कि सर ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं किया, बेटा करना चाहो तो करके देख लो, बताऊं कैसे होगा। लो, नंबर ऑफ मंथ अगर लोगे तो 12 और 12 आएंगे क्योंकि तो पूरे पूरे साल आउटस्टैंडिंग है। अब आप करोगे 1 करोड़ इंटू 12/12, नीचे भी यही करोगे तो कितना आएगा 1 करोड़, यहां कितना आएगा 1 करोड़, टोटल कितना आएगा 2 करोड़। यही तो किया है मैंने यही किया है जो मैं टाइप 2 में समझा रहा हूं। बट सिंस मुझे पता है 90% क्वेश्चन यही होंगे तो आपका समय बच जाए, आपको टेंशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि ऐसे कर लेना। ऑल्दो मैं कर यही चीज रहा हूं जो मैंने यहां पे बोली है, ये चीज ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो किस तरीके से निकालना है आपको यही करना है। आप पहले नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ डेज निकाल लेना, कितने आउटस्टैंडिंग है, वेटेड एवरेज लोन निकाल लेना, फिर कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेना। और अगर कभी ऐसा है कि आपके पास डेट्स है ही नहीं, मतलब पूरे साल के लिए लोन है, तो ये नंबर ऑफ मंथ वगैरह पे टाइम मत लगाना, सीधा इंटरेस्ट निकालना, टोटल प्रिंसिपल से डिवाइड करना, काम खत्म। ठीक है, 2 टाइप बता दिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा पेपर में, ये आई कैन बेट यू। और 90% टाइप 1 ही मिलेगा, तो इसके लिए मेंटली रेडी रहना। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब निकालना है स्टेप नंबर 2, कंप्यूट एवरेज एक्सपेंडिचर, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट कंप्यूट वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैंने निकाला बोरोइंग्स का वेटेड एवरेज रेट। अब मैं निकाल रहा हूं जो आपने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्च किया है ना, क्वालिफाइंग एसेट पे स्पेंड किया है उसकी एवरेज, और कुछ नहीं कर रहा। पहले मैंने निकाला बोरोइंग पे क्या वेटेड एवरेज रेट है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो आपने खर्चा किया है उसकी मैं एवरेज निकाल रहा हूं। ये कैसे निकलता है, देखो बहुत सिंपल है। मैंने कहा मान लीजिए आपने खर्चा किया है किस किस डेट्स को, आपने 1 अप्रैल को कुछ खर्चा किया, आपने 30 सितंबर को कुछ खर्चा किया, आपने 31 दिसंबर को कुछ खर्चा किया। आपने कितना कितना स्पेंड किया है अमाउंट, खर्चा कितना कितना किया है। आपने कहा सर मैंने यहां पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, मैंने यहां पे सर 30 लाख रुपए खर्च किया है, और मैंने सर यहां पर भी 30 लाख रुपया खर्च किया है। ठीक है, कह सकता हूं। तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेज, पहले निकालो नंबर ऑफ डेज टिल ईयर एंड, या फिर ये निकालो नंबर ऑफ डेज टिल कैपिटलाइजेशन या ईयर एंड। क्या कह रहा हूं मैं, चलो इसको मैं यहां पे हटाता हूं आपके लिए। नंबर ऑफ डेज
will be up to year end from date of spend. But if asset is ready to use during the year, or you can say asset is capitalized, then number of days is up to capitalization date from date of spend. कैसे निकलता है बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। मैंने कहा अभी पूरे साल में एसेट कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो आप कुछ नहीं करोगे, जिस दिन आपने खर्चा किया उस दिन से लेके जिस दिन पूरे साल के एंड तक कितने दिन होंगे वो निकाल दो। जैसे ये 12 महीने होंगे, ये आपके 6 महीने होंगे, ये आपके 3 महीने होंगे। मैं फिर बताता हूं। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस पे। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे मेरा वेटेड एवरेज आ जाता है बस। तो स्टेप नंबर ए आपका क्रिटिकल है, बहुत आसान है, सिंपल सी बात कह रहा हूं। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये दिया होगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट कैपिटलाइज नहीं हुआ है तो जिस दिन आपने खर्चा किया है, दिस इज द डेट ऑफ स्पेंड, जिस दिन आपने खर्चा किया है इस दिन से लेके ईयर एंड तक कितने दिन होते हैं या कितने महीने होते हैं वो लिख देना। ठीक है जी। जैसे 1 अप्रैल को खर्चा किया, साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो कितने महीने हो गए? 12 महीने। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने, 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 महीना। ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? वही सिंपल तरीका। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो इट विल बी ए इंटू बी अपॉन 12 या 365। मतलब 1 करोड़ इंटू में 12/12, 30 लाख इंटू में 6/12, और अगला 30 लाख इंटू में 3/12। अगर डेज होता तो डिवाइड बाय 365 कर देता, मंथ है इसीलिए डिवाइड बाय 12 किया। पहली लाइन समझ आई? तो आपको क्या कुछ नहीं करना। अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज नहीं हुआ है एसेट, तो जिस दिन आपने खर्चा किया उस दिन से लेके साल के एंड तक जितने दिन है वो ले लेना, फिर वेटेड एवरेज ऐसे निकाल देना। अब बाय चांस मान लो आपको बोल देता कि जी आपका एसेट कैपिटलाइज हो गया, बाय चांस अगर क्वेश्चन बोलता कि एसेट कैपिटलाइज्ड ऑन 31 जनवरी, तो अब आप कितने दिन निकालते? आप बोलते 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक कितने दिन या कितने महीने होते हैं? आप बोलते सर 10 महीना। 30 सितंबर से लेकर 31 जनवरी तक कितने महीने? कितने महीने हो गए? 9, 10, 11, 12, 1, 4 महीना। 31 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक कितने महीने होंगे? 1। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगी? 1 करोड़ इंटू 10/12, 30 लाख इंटू 4/12, 30 लाख इंटू 1/12। सिर्फ नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर आपका एसेट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज नहीं हुआ है तो साल के एंड तक के डेज लेना। अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज हो गया तो जिस दिन कैपिटलाइज हुआ है उस दिन तक के डेज लेना। ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये जो टोटल आएगा ना, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। इतना डन है। एंड स्टेप नंबर 3 कंक्लूडिंग स्टेप आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 इज इक्वल टू अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड is equal to weighted average expenditure into में कैपिटलाइजेशन रेट। बस स्टेप 1 पे कैपिटलाइजेशन रेट निकला, स्टेप 2 पे वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। दैट्स इट, ओवर एंड आउट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये आ जाता है आपके पास, कितना हम इसे सॉल्व कर लें? 1 CR, 15 लाख, और ये आ जाएगा 7.5 लाख, तो हो जाएगा 122.5 लाख। वो सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा मोटा मोटा। 12% का रेट है, तो आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे? 122.5 लाख इंटू में 12%, ये है जो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड होगा। बस इतना सा। तो 3 स्टेप पे काम होगा। पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, मैं तीनों स्टेप ऊपर लिख देता हूं आपके लिए चाहो तो। स्टेप 1 कंप्यूट कैपिटलाइजेशन रेट, जिसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, टाइप 1 टाइप 2। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 2 कंप्यूट वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर।
उसमें भी दो टाइप हो गए, एक बार जब साल में कैपिटलाइज नहीं हुआ, एक बार जब साल में कैपिटलाइज हुआ। दोनों केस में किस तरीके से निकलेगा वो मैंने बता दिया, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा है स्टेप नंबर 3, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इक्वल टू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू में वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। बस पता लग जाएगा कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे जनरल बोरिंग भी आ जाए, जहाँ पे थोड़ी स्पेसिफिक बोरिंग भी आ जाए, और हम निकाले कि कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग की वैल्यू में डालना। तो अगर कभी जनरल एंट्री बोलेगा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, या सॉरी बिल्डिंग बोल दिया मैंने, पीपी क्वालिफाइंग एसेट की वैल्यू में ऐड करना, तो क्वालिफाइंग एसेट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट देख लेंगे, अगर पैसा दिया है तो टू बैंक या कुछ और होगा तो वो देख लेंगे। तो जनरल एंट्री जो बनेगी मोस्ट प्रोबेबली यही बनेगी, क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे आपका स्पेसिफिक बोरिंग हो चाहे जनरल बोरिंग हो, दोनों केसेस में जनरल एंट्री यही आने वाली है। तो स्पेसिफिक बोरिंग में मैंने बोला था क्या करना है, जितना भी आपने खर्चा किया है माइनस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, आपका स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट कितना कैपिटलाइज करना है वो आ जाएगा। जनरल बोरिंग की बात करोगे तो स्टेप 1 कैपिटलाइजेशन रेट, स्टेप 2 वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, स्टेप 3 अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। बस इतना सा काम है। जो अभी तक हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया वो सिर्फ इतना सा था। अब आप सोचोगे सर इतना क्या करा दिया 1 घंटे में? बस इतना ही कराया है, बट क्या करूं, समझाना था चीज़ों को, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एंड बिलीव मी दिस थिंग, जब क्वेश्चन देखोगे ना यू विल लिटरली फील बस इतना सा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड पास वन जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। एक तो आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वो बताना है, दूसरा आपको बताना है कि भैया एक जनरल एंट्री दे दो हमें। हमने कहा ठीक है दे देते हैं। एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 20x1। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है आपकी 31 दिसंबर को। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक कैलेंडर ईयर है इसका, जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि डेटा उसी हिसाब से दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर होता तो कहीं ना कहीं कुछ मार्च का बताता, बट कुछ कह नहीं रहा, तो आई एम अज्यूमिंग अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, इट obtained 1 lakh स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 20x1 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना। आपने एक स्पेसिफिक बोरोइंग लिया है, मतलब एक स्पेशल लोन लिया है सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि भैया ये जो 1 लाख रुपए का लोन लिया है दिस इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग? तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि अभी तक जो मुझे पढ़ के समझ आया कि देयर इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग ऑफ रुपीज 1 लाख, और कितने रेट पर है जी? ये है जी 10% पर। हमने कहा ओके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है 1 जनवरी को और खत्म करी है 31 दिसंबर को, तो पूरा साल ही हो गया ना, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि भैया स्पेसिफिक बोरिंग पे तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो एज इट इज कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग पे क्या कैपिटलाइज होता है? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस एनी इनकम फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट या टेम्परेरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। टेम्पोररी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सिंस मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है तो मुझे पता है कि कोई भी टेम्परेरी इनकम नहीं है, ये 0 है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% इज 10,000 हो जाएगा। 1 लाख का 10% आपने ब्याज दिया होगा, टेम्परेरी इनकम 0 है, तो मोटा मोटा 10,000 रुपए का आपका क्या आ जाएगा जी? अमाउंट होगा जो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दिस इज द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक बोरिंग। आगे क्या कह रहे हैं? कंपनी इज अदर्स आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक बोरिंग। नॉन स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? जनरल बोरिंग्स। ठीक है, कितनी है? 2 दी है, एक 5 लाख रुपए, एक 9 लाख रुपए। इसका रेट है 11%, इसका रेट है 13%। ये नहीं दिया कि कब ली है कब नहीं है। तो टाइप 1 हो गया। याद करो जनरल बोरिंग में मैंने 3 स्टेप पे काम करने को बोला था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लिख दो यहाँ पे जरा। तो ये तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक बोरिंग। अब हम बात करते हैं जनरल बोरिंग में क्या कैपिटलाइज करेंगे, करेक्ट? तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक है जी, 3 स्टेप पे काम करना था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या था? कैपिटलाइजेशन रेट निकालना। चलो निकाल लेते हैं। स्टेप 1 कॉम्पुटेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। ये कौन सा टाइप है? दिस इज टाइप 1।
करेक्ट, मानते हो मेरी बात? तो टाइप 1 है तो आपने कहा आपकी बोरोइंग कितनी है, यहाँ पे बोरोइंग लिखा, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकाला एक बार, कितना कितना है जी, 5 लाख, 9 लाख, 11%, 13%। ओके, 5 लाख की बोरोइंग है 11% की, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख का 11%, 55,000 रुपया। और 9 लाख की बोरेंगे 13% की, 9 लाख 13%, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा का 13% मीन्स 1,17,000 रुपया। टोटल हो गया 1,72,000 रुपीज़, यहाँ पे हो गया 14 लाख। तो अगर मुझे कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है तो बस इन दोनों को डिवाइड करना है और थोड़ा ना कुछ करना है, यही किया था हमने पिछली बार। अगर पीरियड दिया होता, डेट्स दी होती तो मुझे कोई टेंशन भी थी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1,72,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू में 100 इक्वल टू 12.285 इक्वल टू 12.285%। ठीक है, तो अपना कैपिटलाइजेशन रेट तो निकल गया। आगे क्या कह रहे हैं देखो, द एक्सपेंडिचर वर मेड जनवरी में इतना, अप्रैल में इतना, जुलाई में इतना, दिसंबर में इतना, इतना इतना आपने खर्चा किया है। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं इसकी भी। करेक्ट, चलो जी फटाफट निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक छोटी सी चीज इसके बाद मुझे बतानी है, वो इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। वो क्या किया मैंने, वेटेड एवरेज वही निकालेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। एक्सपेंडिचर कितना कितना है, एक्सपेंडिचर है हमारे पास 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख और 1,20,000। 2, 2.5, 4.5, 1,20, 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 1,20,000। अब आपको चाहिए डेज, डेज ना निकाल के मंथ ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका कैपिटलाइजेशन कब हुआ है, 31 दिसंबर को। साल का एंड भी कब है, 31 दिसंबर, दोनों सेम ही दिन है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 12। अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 9। जुलाई से लेके आपके पास हो जाएंगे जी 6 महीना। दिसंबर से लेके आ जाएगा जी 1 महीना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी में खर्चा मतलब साल, महीने की शुरुआत में खर्चा किया है। चाहो तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, अज्यूम एक्सपेंडिचर आर डन एट बिगिनिंग। हम ये मानते हैं कि हमने जो खर्चा किया है वो साल की, वो महीने की शुरुआत में किया है, तो पूरे महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेटेड एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज क्या होगा, 2 लाख इंटू 12/12 इक्वल टू 2 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 लाख इंटू 9/12, 4.5 लाख इंटू 6/12 और 1,20,000 इंटू 1/12 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, ये आएगा 1,87,500। ये आ जाएगा 2,25,000 रुपया और ये आ जाएगा 10,000 रुपया। टोटल अगर मैं कर लूँ इसका, 2 लाख प्लस 1,87,500 प्लस 2,25,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 6,22,2,500। अब ऑल्दो मैंने आपको बोला था स्टेप 3 पे आपको निकालना है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करेंगे, मैंने कहा था जो भी अमाउंट आएगा इसमें रेट को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, करना यही है, बट अब थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा आपको। मालूम है क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉइंट ऐड भी कर लेना। हम एक छोटा सा पॉइंट ना, जो हमने नोट्स बनाए थे उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें ना एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वो बैक स्क्रीन हटा दी बस। नोट, इन केस देयर इज एनी स्पेसिफिक बोरोइंग ऑल्सो, स्पेसिफिक बोरोइंग ऑल्सो, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक बोरोइंग भी है तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज्ड इक्वल टू वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर माइनस स्पेसिफिक बोरोइंग, बोरोइंग इनटू में कैपिटलाइजेशन रेट। सिंपल सी बात है। हम ये बोलेंगे कि आपका एवरेज खर्चा कितना आ रहा है दोस्त, एवरेज खर्चा आ रहा है आपका 6,22,500। अब 1 लाख का तो आपने बोरिंग ले रखी है स्पेसिफिक, तो 1 लाख तो वहां से लग गया होगा। तो जनरल बोरिंग से कितना लगा होगा, 5,22,500। क्या कह रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट कैपिटलाइज निकालना है, तो मुझे सिंपल ये चाहिए कि मेरा वेटेड एवरेज खर्चा कितना है इंटू में कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट मेरे पास है 12.2, कितना निकाला था अभी हमने, 12.285%। ये तो बहुत क्लियर है। अब मुझे चाहिए खर्चा।
खर्चा कितना किया है, वेटेड एवरेज खर्चा इतना है, बट 1 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग भी तो है, तो 1 लाख तो बोरिंग से खर्च किया होगा ना भाई, तो पहले तो बोरिंग हटा दो स्पेसिफिक वाली, तो जनरल बोरिंग के लिए कितना बचा होगा 522500, मतलब 6,22,500 में से 1 लाख तो आपने जनरल बोरिंग से स्पेसिफिक बोरिंग से खर्च कर दिया, बचा कितना, इतना, ये आप जनरल बोरिंग से खर्च करोगे, इसीलिए इस पे आप कैपिटलाइजेशन करोगे इंटू 12.285% इक्वल टू 64189। बट अगर आपके पास कभी भी स्पेसिफिक बोरिंग नहीं दी है तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये एज इट इज लगा देना, बट अगर स्पेसिफिक बोरिंग दी है तो पहले स्पेसिफिक बोरिंग का अमाउंट हटा देना, क्योंकि आप मानोगे कि इतना खर्चा स्पेसिफिक बोरिंग से हुआ है, बाकी जो हुआ है वो जनरल बोरिंग से किया गया है। ठीक है, तो जो आएगा ये आपका अमाउंट कैपिटलाइज होगा जनरल बोरिंग का, स्पेसिफिक बोरिंग का आपने निकाल ही रखा है ऊपर अमाउंट, तो टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इक्वल टू 64189 प्लस जनरल बोरिंग का कितना, स्पेसिफिक बोरिंग का हमने निकाला था कितना 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आप और कैपिटलाइज कर दो, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 74189 रुपीज। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी एसेट की, बिल्डिंग बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं, टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, बिल्डिंग पे कितना खर्चा किया अभी तक आपने, ये खर्चा कर लिया, तो ये हो गया 2 लाख, 2.5, 4.5 लाख, 9 लाख, 10,20,000, 10,20,000 आपने खर्च किया प्लस इंटरेस्ट आपने और लगा दिया, तो टोटल अमाउंट जो आप कैपिटलाइज करोगे वो करोगे 1,09,4,189, क्योंकि आपने 10,20,000 तो बिल्डिंग पे ऑलरेडी खर्च कर दिया है, बाकी इंटरेस्ट भी आप बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर दोगे, तो इतना कैपिटलाइज करोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,09,4,189। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये है आपका टोटल क्वेश्चन, आईसीआई का ये स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे जो काम की चीज मेरे को आपको समझाई थी, पहले तो हमने स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट निकाल लिया, वो तो सिंपल था, जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट निकालना भी सिंपल था, वही अपना कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, बट एक छोटी सी चीज का जो चेंज था वो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको, वो मैंने लिखवा भी दिया है, मेरे से शायद मिस हो गया था लिखवाना, बट अब मैंने लिखवा दिया है, तो वो हो गया। यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो आपका टोटल अमाउंट कितना कैपिटलाइज करना है वो आ गया। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10,20,000 ऑलरेडी खर्च करके बैठे थे, इतना आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, तो टोटल ये अमाउंट हो गया। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, इतनी बार डन है। इसके साथ ये एग्जाम्पल अपना ओवर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम कैपिटलाइजेशन रेट की बात करेंगे। ये नवंबर 2021 का क्वेश्चन है एमटीपी का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड to calculate the annual capitalization rate for computation of borrowing cost in accordance with AS 16 borrowing cost। आपको जो जनरल बोरिंग होती है उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट निकलता है, तो ये बोल रहे हैं कि आप मुझे एक एनुअल कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दे दो। जो कैपिटलाइजेशन रेट हम निकालते हो वो एनुअली होता है, क्योंकि पूरे साल की जो बोरिंग होती है आप उसे एवरेज आउट करते हो, करेक्ट, तो वही इसने मांगा है। ABC Limited has started construction of an asset on 31st December 20x0 which continues till 31st March 20x1 and is expected to go beyond the year। दिसंबर में कंस्ट्रक्शन शुरू करी है, अभी 4 महीने हुए हैं काम करते हुए, बट हमें लग रहा है 1 साल से ज्यादा लगेगा, तो दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट। The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the asset but has incurred finance cost on its general borrowing during the construction period। हमने कहा ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसने कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ली है, सिर्फ जनरल बोरिंग है। The directly attributable expenditure at the beginning of the month on this is इतना in December x0, 4 लाख in each of the month of January to March। दिसंबर में इसके ऊपर 10 लाख खर्च हुआ है, जनवरी से लेके मार्च तक 4-4 लाख हर महीने खर्च हुआ है। अब इसकी देखो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है कब भी खर्चा किया हो, करेक्ट, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसकी मुझे जरूरत तब पड़ती जब मुझे इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वो निकालना होता है। तो अपन एक काम करेंगे, पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेते हैं, फिर कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए वो भी निकाल लेंगे। ऑल्दो क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, बट जस्ट जब डेटा है तो निकाल के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द एंटिटी हैज टेकन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऑफ ₹20 लाख एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। साल की शुरुआत में कंपनी के पास एक बोरिंग थी, जनरल बोरिंग थी, कौन सी, आईसीडी, 20 लाख रुपए का लोन था, डिपॉजिट था एक तरीके से, और 9% का रेट था, एंड हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख विच इंक्रीज टू 8 लाख ऑन 1 मार्च 20x1। कंपनी के पास एक 4 लाख की बोरिंग थी जो बढ़ के 8 लाख की हो गई है 1 मार्च को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन द ओवरड्राफ्ट एट 10% अंटिल 1 जनवरी
एंड देन द रेट वॉज इंक्रीज टू 12%। जो इंटरेस्ट पे हो रहा था जनवरी तक 10% पे हुआ है, जनवरी के बाद से 12% पे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट मांगा है। देखो कैपिटलाइजेशन रेट तो बहुत सिंपल होता है, मैं लिख देता हूँ। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, हमें चाहिए होती है टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो हमारी उस पीरियड में लगेगी, जो इंटरेस्ट जो हमने निकाला था ना, टोटल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग। ये आपका टाइप 2 वाला केस है, याद रखना, जहां पे आपके ना बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डेट्स वगैरह दी हुई है, तो दिस इज टाइप 2। वेटेड एवरेज बोरोइंग्स इनटू 100 कर दोगे तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा, ठीक है। पहले निकाले टोटल बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कितना कितना ब्याज लगेगा। चलो देखो, आईसीडी पे कितना ब्याज लगेगा, 20 लाख पे 9% लगेगा पूरे साल का, तो 20 लाख पे 9% लगेगा, प्लस 4 लाख का ओवरड्राफ्ट कब से कब तक है, 1 अप्रैल से लेके, ओवरड्राफ्ट के साथ क्या हुआ है इसको ऐसे समझ लो, 1 अप्रैल को 4 लाख का ओवरड्राफ्ट था जिसपे रेट था 10%। फिर क्या हुआ, 1 मार्च को आपने इसे बढ़ा के कितना कर दिया, 8 लाख कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेट था ये चला 31 दिसंबर तक, और यू कैन से कब तक चला है, 1 जनवरी तक। तो 31 दिसंबर तक जो रेट था ये 10% था। यहां पे ओडी कितना था, 4 लाख का ओडी था। यहां पर रेट चेंज होकर हो गया 12%। यहां पे ओडी कितना है, 4 लाख का ओडी है। यहां पर रेट कितना है, 12%, बट यहां पे ओडी कितना है, यहां पे 8 लाख का ओडी है। क्या इतनी बात समझ आती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है। 4 लाख का ओडी था, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 10% का रेट गया है। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा, 4 लाख का जो ओडी है उस पे 10% लग रहा है 9 महीने का, प्लस 9 महीना हो गया ना, 1 अप्रैल से दिसंबर, दिसंबर से लेके जनवरी से लेके फरवरी, जनवरी फरवरी 2 महीने का 12% रेट लगेगा। 4 लाख पे 12% रेट लगेगा 2 महीने का, प्लस 1 महीने के लिए 8 लाख पे 12% लगेगा। 8 लाख पे 12% लगेगा 1 महीने के लिए, ये आपका टोटल ब्याज आएगा। क्या आप इंटरेस्ट से सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देता हूं, देखो साल की शुरुआत में 4 लाख का ओडी था, 1 मार्च को ओडी बढ़ा के 8 लाख का कर दिया। शुरुआत हुई 10% से, तो 31 दिसंबर तक तो रेट चला 10%, 31 दिसंबर के बाद रेट हो गया 12%, ठीक है। हमने कहा ओके, इसके बाद 12% ही चल रहा है। तो यहां पर ओडी 4 लाख का था, उस पर 10% का ब्याज, यहां पे ओडी 4 लाख का था, इस पे 12% का ब्याज, यहां पे ओडी 8 लाख का था, इस पे 12% का ब्याज, ठीक है जी। ब्याज निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 लाख का 9% इज 1,80,000, 4 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, फिर है 4 लाख का 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, और 8 लाख का 12% डिवाइड बाय 12, 2,26,000 रुपए का ब्याज आ गया, ठीक है। देखो बोरिंग कॉस्ट तो आ गई, अब वेटेड एवरेज बोरिंग भी चाहिए, बस वही तो निकालनी है। लो जी, अब बोरिंग के पर्सपेक्टिव से देखो, आईसीडी की बात करो, आईसीडी जो आपने लिया था 20 लाख का था, साल की शुरुआत में लिया था, 1 अप्रैल को लिया था, ये डेट हो गया, ये नेचर हो गया, ये अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ निकाल लो। चलो साल की शुरुआत में लिया है तो पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग था, तो 12 महीने आ गया, ठीक है। ओडी 4 लाख का ओडी साल की शुरुआत में लिया था 1 अप्रैल को। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया 4 लाख का ओडी था, पूरे साल चला है, मार्च में हमने 4 लाख का ओवरड्राफ्ट और ले लिया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये जो 4 लाख का ओवरड्राफ्ट है ये वैसे तो 1 मार्च तक चला है, फिर 8 लाख हो गया, तो क्या मैं ये बोलूं 4 लाख का ओवरड्राफ्ट तो पूरे साल चला है, मार्च में मैंने 4 लाख का ओडी और ले लिया, 4 लाख था, 4 लाख और ले लिया तो 8 लाख हो गया, क्या ऐसे बोल सकता हूं? 2 तरीके हैं बोलने के। एक तरीका है कि आप बोलो कि सर 4 लाख का ओडी आपका 1 अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक चला है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये बोलो कि सर 4 लाख का ओडी तो पूरे साल चला है, मार्च में एक 4 लाख का ओडी और ले लिया। क्या कह रहा हूं मैं, मार्च में
एक ओडी और ले लिया है आपने 4 लाख का, जो 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहा मार्च एंड तक, और ये 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। एक तरीका ये है बोलने का। दूसरा तरीका है कि आप बोलो कि सर ऐसा नहीं हुआ, हम बोलते हैं कि भैया ये 8 लाख का हमने ओडी ले लिया मार्च में, 4 लाख वाला ओडी खत्म हो गया फरवरी में, तो 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो जैसे आपका दिल करे वैसे बोल लो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। आई विल रेदर प्रेफर दिस अप्रोच, क्योंकि ये थोड़ी सेंसिबल लग रही है मुझे। या नहीं तो वैसे ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकाल लो वेटेड एवरेज बोरोइंग। कैसे निकलेगा? 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 12 इक्वल टू 20 लाख, 4 लाख इंटू में 11 बाय 12, 8 लाख इंटू 1 बाय 12। कितना आएगा? 4 लाख इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 3666667। 8 लाख डिवाइड बाय 12, 66667, 243333। ठीक है, 243333 से डिवाइड करो, 243333 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपके पास 2,26,000 डिवाइडेड बाई 2433 इंटू में 100 इक्वल टू 9.29%। ये था जो क्वेश्चन ने आपसे मांगा था, और कुछ नहीं मांगा था। ठीक है, समझ आई बात? तो मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने कहा भैया पहले बोरिंग इंटरेस्ट निकालना है, तो ये इंटरेस्ट आ गया मेरा टोटल, ये बोरिंग्स आ गई मेरे पास, मैंने उसका पीरियड ले लिया, काम खत्म। अब इसमें मैंने आपको दूसरा तरीका और बताया था, वो भी वैसे भी करना चाहे तो वैसे करके देख लो। 20 लाख 12 महीना, तो ये हो जाएगा 20 लाख 12/12, 20 लाख आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर 4 लाख का ओडी तो 12 के 12 महीने चला है, तो 4 लाख इंटू 12/12। और सर जो 4 लाख का मतलब 8 लाख हो गया ना, तो 4 लाख नया ओडी ले लिया हमने, वो 1 महीने चला है, 4 लाख इंटू में 1/12, 33,333, ये आ गया 24,33,333। आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ नजरिया देखने का है और कुछ नहीं है। दोनों में वेटेड एवरेज सेम ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लेना। तो इस तरीके से आप कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, बोलोगे तो निकाल दूं। चलो, तो ये तो हो गया दोस्त स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। उसने बोला जो एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं अब हम, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालेंगे अब हम। तो उसने बोला दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक्सपेंडिचर जो किया है क्वालिफाइंग एसेट पे, यहां पे 10 लाख रुपए किया है, यहां पे 4 लाख रुपए किया है, यहां पे 4 लाख रुपए किया है, हर महीने 4-4 लाख है ना तीनों महीनों में, तो ये हो गया। अब अगर इसका वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा अपने को, तो नंबर ऑफ मंथ लिखो। दिसंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? 4 महीने। हमेशा अज्यूम करना साल की शुरुआत में खर्चा हो रहा है, अज्यूम एक्सपेंस एट बिगिनिंग। ये मत मानना कि साल के एंड में खर्चा हो रहा है, मान के चलो साल की शुरुआत में खर्चा हो रहा है, पूरे महीने का ब्याज लगा दो। यहां पर 3 महीने का, यहां पे 2 महीने का, यहां पे 1 महीने का। वेटेड एवरेज निकाल लो, 10 लाख इंटू 4/12, 4 लाख इंटू 3/12, ये आ जाएगा 1 लाख, 4 लाख इंटू 2/12, 4 लाख इंटू 1/12। कितना आएगा ये? निकालूं एक बार आपके लिए। 10 लाख इंटू 4/12 इक्वल टू 3,33,333, 33,333। फिर 4 लाख इंटू 2/12, 66,667, तो ये आ जाना चाहिए 33,333। 4 लाख डिवाइड बाय 12 प्लस इक्वल टू 5,33,333। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, डन है। स्टेप 3 क्या होगा? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, वो तो बहुत सिंपल है, कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है ना अपने पास, तो ये आ जाएगा 5,33,333 इंटू में रेट क्या निकाला था अभी आपने? 9.29%, बस उसे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म।
29% इक्वल टू 49,547। ये करना था, तो ये आ जाएगा जनरल बोरोइंग का जो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये है आपका क्वेश्चन। ऑल्दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ऊपर तक की थी, नीचे की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी इट्स ओके, वी कैन डू इट। हमें समझ आ गया, अपन जो जनरल बोरोइंग का कंसेप्ट देख रहे थे वो अपना बिल्कुल क्लियर हो गया। करेक्ट है जी, डन है।